नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीआईटी में अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी। ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी या ईडी भी हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में। ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी बोलेंगे या मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस। मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस हम लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जब ईसोफेगस में डिसमोटिलिटी होती है या ईसोफेगस की मोटिलिटी में डिस्टरबेंस आता है, हमको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में मिलती हैं, स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं। जिसमें एक पहली होती है एक्लेशिया। एक्लेशिया की कंडीशन होती है तब हमको क्या मिलता है, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी मिलती है। ये हम बोलेंगे डिस डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, ठीक है। नट क्रैकर इसोफेगस। नट क्रैकर इसोफेगस, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। पेरिंजियल पाउच। पेरिंजियल पाउच या जैसे बोलते हैं डायवर्टिकुला, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। डायवर्टिकुला को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे जो आपका इसोफेजियल डिसमोटिलिटी है एसोसिएट विथ सेकेंडरी कॉज, ठीक है। जो प्राइमरी कॉज की वजह से हम बात करें एक्लेशिया, एक्लेशिया में हमको मिलती है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में हमको मिलता है। नट क्रैकर इसोफेगस में हमको मिलता है ना। फेरेंजियल पाउच में हमको मिलता है, या जिसे हम डायवर्टिकुला बोलेंगे या डायवर्टिकुलर बोलेंगे। आपकी ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। एंड कुछ होते हैं सेकेंडरी कॉज आपको मिलेंगे, मतलब किसी दूसरी डिजीज के कारण आपको क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत आता है एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम हम जिसे बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम एग्जाम में आता है, CREST, क्रस्ट सिंड्रोम, ठीक है। CREST क्रस्ट सिंड्रोम या CREST सिंड्रोम बोलते हैं। ये मल्टी सिस्टम कनेक्टिव डिसऑर्डर होता है। क्रस्ट सिंड्रोम क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में कभी आ गया या कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको याद रखना है मल्टी सिस्टम कनेक्टिव डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। क्रस्ट सिंड्रोम जो है इसमें हम क्या बोलते हैं, सी का मतलब होता है कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस, सी का मतलब, पहले का मतलब क्या होता है, कैल्सिनोसिस, मतलब कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू। जो आपके बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, और डिपोजिट जाना कैल्सिनोसिस हो गया। दूसरा होता है रेनॉइड डिजीज़, हम जिससे बोलते हैं रेनॉइड सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं। और रेनॉइड सिंड्रोम जो है ये होता है आपका स्पाज्म ऑफ स्मॉल आर्टरीज। जितनी आपकी स्मॉल आर्टरीज होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज होती है, आर्टरीज होती है, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उसमें आपको स्पाज्म मिलता है, उसमें स्पाज्म आपको मिलता है। तीसरा हम बोलेंगे, तीसरा हमको मिलता है ई, मतलब ईसोफेजियल मोटिलिटी में जो आपको डिस्टरबेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अगली हम बात करेंगे, नेक्स्ट है स्क्लेरो डेक्टाइल, स्क्लेरो, ठीक है। स्क्लेरो डेक्टाइली जो है, इसका मतलब क्या होता है, थिकनिंग एंड टाइटनेस ऑफ स्किन ऑफ फिंगर या टो। आपकी जो टो और फिंगर की जो स्किन है उसमें टाइटनेस हो जाना, उसमें थिकनिंग हो जाना, ये आपको मिलता है स्क्लेरोडेक्टाइली, ठीक है। और लास्ट होता है टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। टेलेंजेक्टेसिया, TELANGIECTASIA, टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। स्पाइडर वेन भी हम इसे बोलते हैं, एग्जाम में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टेलेंजेक्टेसिया अपने आप में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइडर वेन भी बोलते हैं, स्पाइडर वेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जब भी हम बोलेंगे क्रस्ट सिंड्रोम या CREST, तो सी का मतलब हो गया कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्सिनोसिस हो गया। आर मतलब रेनॉइड डिजीज हो गया। ई मतलब हो गया ईसोफेजियल जो मोटिलिटी में प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ठीक है। एस मतलब क्या हो गया, स्क्लेरोडेक्टाइली हो गया, मतलब आपकी जो टो और फिंगर की जो स्किन है थिक हो गई है एंड टाइट हो गई है। एंड लास्ट हम बात करेंगे
टेलेंजेक्टेसिया जो है स्पाइडर वेन, ये सब जब आपको एक साथ मिलेंगे पूरे सिम्टम, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रश सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है क्रश सिंड्रोम क्या होता है, वो आ सकता है, या मोटिलिटी डिसऑर्डर, आपको इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर कहाँ कहाँ मिल सकता है, आपको ये याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, वो है एक्लेशिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्लेशिया। एक्लेशिया क्या होता है, ठीक है, या कार्डियोस्पाज्म भी हम इसे बोलते हैं, या हम बोलेंगे मोटर डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेजियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, एक्लेशिया, एक्लेशिया बोल दें, कार्डियोस्पाज्म बोल दें। ठीक है, कार्डियोस्पाज्म बोलते हैं। ये एग्जैक्टली क्या होता है, मोटर डिसऑर्डर, जो मोटर नर्व हैं उसका, मोटर नर्व डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेजियल स्मूथ मसल, ईसोफेगस की जो स्मूथ मसल्स की जो मोटर नर्व में डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, एक्लेशिया होता है। फिर से हम बात करेंगे, मोटर नर्व डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेजियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। पहले देखते हैं नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में। आपने देखा है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा है कि हमारा ये स्टमक होता है और ये आपका ईसोफेगस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है हमेशा। वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खाते हैं और खाना जैसे ही आपके बक्कल कैविटी में आता है और जैसे ही वो आप उसको निगलने वाले, सॉलो करने वाले होते हैं, उससे पहले आपके ईसोफेगस में, ठीक है, आपने खाना लिया, खाना लेने के बाद आपके मुंह में आया और जब उसको चबाते हैं तो वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको आप निगलने वाले होते हैं या जैसे ही माउथ में आता है तो उसके बाद निगलना की प्रोसेस होती है, सॉलो की प्रोसेस होती है, तो पेरिस्टाल्टिक वेव, नेचुरली पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं कहाँ पर, ईसोफेगस में, ताकि खाना नीचे की ओर जाए। पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, और ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक है, जैसे पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है इनिबिटरी न्यूरॉन ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस। इसके पहले बता चुका मैंने, हमारे जीआईटी में 2 टाइप का प्लेक्सस होता है। ठीक है, उसमें जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है जो क्या करता है, नर्व वाली बात करेंगे तो जो माइंट्रिक प्लेक्सस की इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जैसी माइंट्रिक प्लेक्सस के जो इनिबिटरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, क्यों होते हैं, वो वेव के कारण, वे पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण। जैसे आपने खाना मुंह में लिया तो आप सॉलो करेंगे, उससे जैसे आप मुंह में लेंगे तो आपकी ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक वेव चालू हो जाएगी। उस पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण क्या होगा, आपका जो लोअर ईसोफेजियल जो आपका है इंस्फिंक्टर है, ठीक है, वहाँ की जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये हम बोलेंगे यहाँ की जो माइंट्रिक प्लेक्सस है, यहाँ का जो ईसोफेगस का, इस एरिया के ईसोफेगस के का, वहाँ की जो इनिबिटरी नर्व फाइबर्स होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और जैसे वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। और ख़ासकर ये इनिबिटरी न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। इनिबिटरी न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ की जो लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर के पास की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, जिससे आपका लोअर इसोफेजियल जो इंस्फिंक्टर होगा कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और जिस कारण से खाना आपका क्या होगा, इस आपके स्टमक में पहुंच जाएगा। तो बोलस मूव फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक। ठीक है, और आफ्टर मूविंग ऑफ बोलस, जैसे बोलस आपका यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये जो आपका लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर जो है अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। क्यों हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स को बचाने के लिए, जो गैस्ट्रिक फूड अगेन ऊपर ना जाए इसे बचाने के लिए, और खासकर GERD से बचाने के लिए, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज को बचाने के लिए ये होता है।
ये आपको याद रखना है। तो फिर से बताएँगे नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही हम फूड लेते हैं, मुँह में आप गया, फूड बोलस में कन्वर्ट हुआ और जैसे ही आप उसको स्वॉलो करने वाले हो, उसके जस्ट पहले हमारी इसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होती है और वो पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होने के बाद उस वेव के कारण जो आपका माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, आपके जो लोअर इसोफेजियल स्मूथ मसल्स, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास जो स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पर जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, उस प्लेक्सस के न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, इनिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। जैसे इनिबिटरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो वो स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन था उसको इनिबिट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा। कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा तो मतलब क्या होगा, रिलैक्स होगा। और जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो जो खाना है आपका मूव होके कहाँ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। एंड जैसे ही खाना स्टमक में आता है, फिर अगेन जो स्मूथ मसल्स होती हैं वेव ख़त्म हो जाएगी। इनिबिटेड न्यूरॉन्स जो थे, स्टिमुलेट थे, वो फिर से कैसे हो जाएंगे, वो फिर से मतलब जो स्टिमुलेट थे वो फिर से क्या शांत हो जाएंगे, मीन्स नॉन एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। और फिर आपका क्या होगा, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ताकि जब आपका गैस्ट्रिक फूड है एसिड ऊपर की ओर ना जाए और वो जीआईडी जैसे डिजीज से आपको बचा दे। ठीक है, ये नॉर्मली हर ह्यूमन में होता है। ठीक है, अब आगे वो इसलिए बताया मैंने क्योंकि आगे हमको समझ में आएगा कि एक्लेसिया क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बट इन एक्लेशिया क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज्ड। मतलब ये जो आपका इसोफेगस है, यहाँ पर जो आपका लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है, यहाँ की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है वो बहुत सख्ती से कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। कॉन्ट्रैक्टेड रहता है मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज्ड हो जाती है, मतलब वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे बात करेंगे, एक्लेशिया में ये मिलेगा। सेकंड क्या मिलेगा आपको, फेल्योर टू रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो रिलैक्स होने वाली हम बात कर रहे थे, वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। एंड हम बोलेंगे ए पेरिस्टालसिस इन लो, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए पेरिस्टालसिस मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको मिलेगा नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं मिलेगा, पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं होगी। पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं होगी तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो स्मूथ मसल्स में जो माइंट्रिक प्लेक्सस का जो इनिबिटरी न्यूरॉन था वो स्टिमुलेट नहीं होगा। और वो स्टिमुलेट नहीं होगा तो आपको पता है क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा। मतलब आपको याद रखना है, जो एक्लेशिया है उसमें आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट यही है, आपको याद रखना है कि एक्लेशिया में क्या होता है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होना चाहिए प्रॉपरली, वो प्रॉपरली ओपन नहीं होगा। ठीक है, या ओपन ही नहीं होगा, प्रॉपरली ओपन नहीं होगा या ओपन ही नहीं होगा। यही कहलाता है एक्लेशिया, यही कहलाता है एक्लेशिया। ठीक है, और ये जो ओपन नहीं होगा, कब नहीं होगा ओपन प्रॉपरली, जब इसकी टोन बढ़ जाएगी। ओपन बिल्कुल नहीं होगा जब वहाँ पर आपका वो रिलैक्स नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, और वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो वो रिलैक्स नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्लेशिया का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जैसे आप खाना खाते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होती है इसोफेगस में और वो स्टिमुलेट करती है इनिबिटरी माइंट्रिक प्लेक्सस के इनिबिटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती है। और एग्जैक्टली जैसे ही वो स्टिमुलेट होता है तो क्या रिलीज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सेशन ऑफ जो स्मूथ मसल्स होती हैं आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है। और जैसे वो रिलैक्स होगा तो इसका मतलब होता है डायलेटेशन हो जाएगा, मींस आपका जो लोअर इसोफेजियल
इंस्फिंक्टर के पास का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। और जैसे वो डायलेट हो जाएगा तो क्या होगा आपका, फाइनली आपको याद रखना है उसके बाद जैसे डायलेट हो जाएगा तो जो आपका फूड है वो कैसा होता है, आपके स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किस कारण से हो रहा है, नाइट्रिक एसिड एक्चुअली जो स्टिमुलेट होता है इनिबिटरी न्यूरॉन्स, वो नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे आपका लोअर इसोफेजियल ओपन हो जाता है और फूड आपका इसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे पैथोलॉजी की कि लॉस ऑफ माइंट्रिक प्लेक्स, यदि माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं होगा, माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं होगा या इनिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नहीं होंगे, या इनिबिटरी न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो नहीं होंगे, एग्जैक्ट पैथोलॉजी में जो बताई गई है इसकी पैथोलॉजी जो है वो है कि माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं हो, लॉस हो जाए किसी कारण से, माइंट्रिक प्लेक्सस एब्सेंट हो, या आप बोलेंगे इनिबिटरी न्यूरॉन्स एब्सेंट हो, या इनिबिटरी न्यूरॉन्स कैसे हो जाए, लॉस हो गए हों। तो ड्यू टू जैसे लॉस हो जाएंगे तो यदि पेरिस्टाल्टिक वेव स्टिमुलेट भी होती है, पेरिस्टाल्टिक वेव स्टिमुलेट भी होती है, तो आपका इनिबिटरी न्यूरॉन्स नहीं होंगे, इनिबिटरी न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, आपका रिलैक्स नहीं होगा, एंड नो डायलेटेशन आपको मिलेगा, डायलेटेशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और जब डायलेटेशन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको लोअर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा और एक्लेशिया प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स एक्लेशिया, मतलब आपका जो लोअर इसोफेजियल जो आपका इंस्फिंक्टर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, वो कंडीशन प्रॉपर ओपन ना हो या एक भी ओपन ना हो, वही कंडीशन क्या कहलाती है, एक्लेशिया कहलाती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, पेरिस्टाल्टिक वेव ना हो। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक वेव उत्पन्न ही नहीं हो रही हो, या फिर हम बोलेंगे आपका माइंट्रिक प्लेक्सस जो है वो एब्सेंट हो, या हम बोलेंगे माइंट्रिक प्लेक्सस का जो है इनिबिटरी न्यूरॉन एब्सेंट हो, और फाइनली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड फाइनली आप समझ रहे हैं आपका लोअर इसोफेजियल जो इंस्पेक्टर वो आपका रिलैक्स नहीं होगा, और रिलैक्स नहीं होगा तो वो ओपन नहीं होगा, खाना नीचे की ओर नहीं आएगा। तो एक्लेशिया मीन्स लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर का प्रॉपर ओपन ना होना या बिल्कुल ओपन ना होना, यही एक्लेशिया कहलाता है। ठीक है, ये पैथोलॉजी है, ये आपको याद रखना है। कॉजेज़ में आपको याद रखना है, कॉमन जो कॉजेज़ है इडियोपैथिक कॉज होते हैं, इसका अननोन कॉज होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कॉजेज़ होते हैं। चैगास डिजीज़ जो होती है ये होती है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन, जो आपके जो गैंग्लियंस होते हैं, जो आपके नर्व गैंग्लियंस होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस में जो गैंग्लियंस होते हैं वो नहीं होंगे चैगास डिजीज़ में, जो जनरली कैसे होती है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट इन्फेस्टेशन होता है, इसमें ट्रेपो ट्राइपो ट्राइपो ट्राई ट्राइपेनोसोमा कॉजी। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा कॉजी। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा क्रॉजी जो है जो पैरासाइट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चैगास डिजीज़ के लिए, और जिसमें आपको गैंग्लियन एब्सेंट मिल सकते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस की डिसफंक्शनिंग मिलेगी, एंड फाइनली आपको नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर रिलैक्स नहीं होगा, मतलब वो ओपन नहीं होगा, फूड नहीं जा पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में पहले मान डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ के कारण भी क्या होता है, जो आपके इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस के, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होगा, नर्व की फंक्शनिंग कम हो जाती है, नर्व की फंक्शनिंग कम हो जाएगी तो वो एक्टिवेट नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलेगा तो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, मतलब वो फूड को आने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हमको मिलता है। आगे बात करते हैं
कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे होती है, हम वाले बात करेंगे अमाइलोइडोसिस की बात करेंगे। अमाइलोइडोसिस हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, इनमें ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। या हम बोलेंगे एसएलई जो होती है, एक डिजीज़ होती है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, उसमें भी आपको जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होंगी वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, इनहिबिटरी जो न्यूरॉन है माइंट्रिक प्लेक्सस का, उसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी और जिस कारण से फिर आपको वहाँ पर जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलेगा, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, जो खाने को आगे आने नहीं देगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब एक्लेशिया प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके अलावा एक सूडो एक्लेशिया भी हमको कंडीशन मिलती है। सूडो एक्लेशिया मतलब क्या होता है, जो आपका स्टमक का जो एक कार्डियक एंड है, यहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है और इस ट्यूमर के कारण क्या होता है, ये जो आपका ईसोफेगियल ट्यूब है वो कंप्रेस हो जाती है, जिससे फूड नीचे नहीं आ पाता है, जो हमको एक्लेशिया जैसे सिम्टम देता है। ठीक है, एक्लेशिया में भी क्या हो रहा है, आपका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कैसा है, बिल्कुल बंद है, नीचे नहीं आ रहा है। वैसे जो कार्डियक एंड जो ट्यूमर का होता है वो भी क्या करता है, एक्लेशिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसे हम बोलेंगे सूडो एक्लेशिया। सूडो एक्लेशिया मतलब कार्डियक एंड में जो ट्यूमर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको याद रखना है। अगला बात करेंगे डिफेक्ट रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय इनहिबिटरी, ये भी आपका एक कॉज है, जो आपको मेन कॉज तो यही है आपका। ठीक है, जो डिफेक्ट हो जाएगा और वो किस कारण से हो सकता है, आपको मैंने बता चुका हूँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, इस कारण से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही फीचर होता है। अब यदि आपका ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ओपन रिलैक्स नहीं होगा, तो ओपन नहीं होगा, इसका मतलब खाना आपका नीचे की ओर नहीं जाएगा। खाना नीचे की ओर नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, डिस्फेजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या मिलेगा, डिस्फेजिया। खाने को अंदर निगलने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, डिस्फेजिया मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है इसका, डिस्फेजिया है। ठीक है, बिकॉज फूड स्टोर एट द लेवल ऑफ इसोफेगस, बिकॉज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो फूड आपका यहीं कहीं पड़ा रहेगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा। डिस्फेजिया ग्रेजुअली ऑनसेट, धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा, धीरे 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 आपको डिस्फेजिया मिलेगा, खाना खाने तकलीफ होगी। इंक्रीज जनरल आफ्टर टेकिंग, मतलब जनरली कब आपको डिस्फेजिया की जो प्रॉब्लम कब बढ़ेगी, आपको बढ़ जाती है स्टैंडिंग, वॉकिंग, मूविंग। जब आप मूव करेंगे, वॉक करेंगे, स्टैंड करेंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम, आपको कई बार डिस्फेजिया बढ़ के मिलती है, एक्लेशिया में सिम्टम मिलता है। डिस्फेजिया जो होता है वो सॉलिड फूड के लिए भी मिलता है एंड लिक्विड फूड के लिए भी आपको डिस्फेजिया मिलता है। आपको याद रखना है, जो डिस्फेजिया है वो लिक्विड फूड के लिए भी होता है, सॉलिड सबके लिए, क्योंकि आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कैसा क्लोज है। आगे बात करेंगे मोर कॉमन, आपको 50 साल, सॉरी मोर कॉमन इन लेस देन 50, 50 साल से कम वालों में आपको बहुत कॉमनली आपको मिलता है। वेट लॉस मिलता है इसमें कई बार आपको, क्यों, डिस्फेजिया हो जाता है, खाना भूख नहीं लगती है, तो आपको क्या होता है, वेट लॉस आपको यहाँ पर मिलता है, डिस्फेजिया। एंड कई बार आपको इसमें नॉक्चुरल कफ मिलता है। ठीक है, फूड, ये मतलब आपका फूड जो है फूड पाइप में पड़ा हुआ है, ईसोफेगस में पड़ा हुआ, अंदर जा नहीं रहा है, इस कारण से क्या होता है, रात में आपको खांसी भी आपको मिल सकती है। डिस्फेजिया मिलेगा। मोर कॉमन लेस देन 50 ईयर में मिलेगा। वेट लॉस मिलेगा। नॉक्चर्नल कफ आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, फूड इरिटेशन के कारण मिलेगा आपको। आगे बात करेंगे, इसमें आपको मिलता है रीगर्जिटेशन भी मिलता है, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा, सलाइवा मिलेगा, क्योंकि आपका खाना नीचे की ओर जा ही नहीं रहा है, नहीं जाएगा तो रीगर्जिटेशन हो जाएगा आपको। और कई बार नॉक्चुरनल पल्मोनरी, मतलब अब रीगर्जिटेशन होगा तो आपका यहीं पर आप क्या कर लेंगे इसको, ये आपका जो फूड है वो फूड पाइप से निकल कर कहाँ पहुँच सकता है, आपके एयर मतलब लंग्स वाले रास्ते में पहुँच जाता है। तो नॉक्चुरनल पल्मोनरी एस्पायरेशन वो क्या कर सकता है, आपके फूड को, जो आपका फूड है वो खा सकता है, लंग्स में जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नो हार्ट बर्न, यहाँ पर आपको कभी भी हार्ट बर्न नहीं मिलेगा। क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
हार्ट बर्न आपको तभी मिलता है जब गैस्ट्रिक फूड आता है। अब गैस्ट्रिक फूड तभी आएगा जब आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो। यहाँ तो क्लोज है, तो खाना ये आपका ऊपर आ ही नहीं रहा है एसिड वाला, जो आप फूड खा रहे हैं वही यहाँ पड़ा हुआ है। इस कारण से आपको हार्ट बर्न नहीं मिलता है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो GERD होता है और एक्लेशिया में आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। यदि एक्लेशिया और GERD, तो GERD होगा तो उसमें आपको डिस्फेजिया मिलेगा, एक्लेशिया में मिलेगा। रिगेस्ट्रेशन आपको GERD में मिलेगा, एक्लेशिया में मिलेगा। लेकिन हार्ट जो बर्न है, फूड पाइप में जो जलन है, हम बोलेंगे चेस्ट में जो जलन है, वो GERD में मिलेगा, एक्लेशिया में कभी नहीं मिलेगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में आ जाता है कि आपको हार्ट बर्न GERD में मिलता है या एक्लेशिया में मिलता है। तो GERD में मिलेगा, एक्लेशिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर गैस्ट्रिक फूड नहीं आता है, स्टमक वाला फूड नहीं आता है। ठीक है, तो ये सिम्टम, मेन सिम्टम है डिस्फेजिया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हार्ट बर्न आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस। इसको डायग्नोसिस करना है मुझे। पेशेंट आता है कि भाई खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, खांसी आ रही है, उसको लग रहा है खाना यहीं पड़ा हुआ है, तो आपको मेन होती एंडोस्कोपी हम करते हैं। एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, हेल्प टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद द, आपको हेल्प करता है डायग्नोस करने में, कैंसर ना वो पता करने में, आपको GERD नहीं ये तो पता करने में, जो है प्रॉब्लम एग्जैक्ट पता करने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा बेरियम सोलो भी किया जाता है, जिसमें हमको बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, बेरियम सोलो कराते हैं, ये एग्जाम में आता है। एक्लेशिया में बेरियम सोलो कराने पे आपको क्या मिलता है, बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप इसमें कराते हैं क्या, मोनोमेट्री। ठीक है, मोनोमेट्री कराते हैं। मोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है। मोनोमेट्री का मतलब होता है यहाँ पर प्रेशर को आपको मेज़र करते हैं, और इसमें हाई प्रेशर आपको मिलता है। हाई प्रेशर मिलता है, क्यों हाई प्रेशर मिलता है, क्योंकि आपका जो है लोअर इसोफेजियल रिफ्लेक्स कैसा है, जो स्फिंक्टर जो कैसा है, बंद है, क्लोज है, कॉन्ट्रैक्टेड है। इस कारण से हाई प्रेशर आपको मिलेगा। नो रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सिंग लोअर इसो, मतलब आपका जो ये रिलैक्स नहीं होता है, इस कारण से क्या मिलेगा, आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो हाई प्रेशर आपको यहाँ मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, आपको एंडोस्कोपी करा लेंगे, बेरियम सोलो कराएंगे, एंड मैनोमेट्री कराएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको प्रेशर हाई मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, आपका एक्लेशिया में हो क्या रहा है, एक्लेशिया में प्रॉब्लम ये है कि आपका लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, फूड को आने से रोक रहा है। तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे, जनरली इसमें मेडिसिन और सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों होता है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डेविडसन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। डेविडसन की जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं उसमें बताया गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, या नाइट्रेट्स हम देते हैं, जो दोनों हेल्प करते हैं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स होने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं या नाइट्रेट हम दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ मसल्स ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको रिलैक्स करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फूड आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, नाइट्रेट देते हैं, जिनका काम होता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। ये डेविडसन में बताया गया है कि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन नाम का एक इंजेक्शन भी होता है, ये भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपिकली डायरेक्टली इंजेक्टेड। ठीक है, जब भी ये इंजेक्शन दिया जाता है तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, जो आपके इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनको इंजेक्ट करते हैं। तो एंडोस्कोपिकली डायरेक्टेड इंजेक्शन दिया जाता है, एंडोस्कोपी करते हुए उसके हेल्प से
डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पर, और वहाँ पर जैसे ये बॉट्युलिनम टॉक्सिन का जो इंजेक्शन देते हैं वो इनिबिट करता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को। एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। एसिटाइल कोलिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है? एसिटाइल कोलिन के कारण होता है। और जो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो वहाँ पर उसको निकलने से या उसके रिलीज को इनिबिट करता है। कौन? बॉटुलिनम। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है, और वो एसिटाइल कोलिन को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। मतलब आपका स्मूथ मसल्स जो होगा वहाँ पर एसिटाइल कोलिन नहीं निकलेगा। एसिटाइल कोलिन नहीं निकलेगा तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो कैसे हो जाएंगी? वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगी, और जिस कारण से क्या होगा, आपका लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा, रिलैक्स होगा। और रिलैक्स होगा तो जो आपका फूड नीचे की ओर आ जाएगा। जो डिस्फेजिया मिल रहा है, जो एक्लेशिया मिल रहा है, वो कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक्लेशिया दैट मीन्स आपका लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो ओपन नहीं हो रहा है, बंद है। ठीक है, वही एक्लेशिया कहलाता है। उसमें हमको ओपन कराना, ओपन कराने के लिए क्या करेगा? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराना पड़ेगा। रिलैक्स करने के लिए क्या दे रहे हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट जो क्या करते हैं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं। या हम कह सकते हैं बॉटुलिनम दे रहे हैं, वो भी बॉटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन देते हैं डायरेक्टली एंडोस्कोपिक प्रोसेस के द्वारा वहाँ पर। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए, कैसे? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक कर। ठीक है, उनको रोकता है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक इनिबिशंस भी हम बोलते हैं। आप और टेक्निकल वर्ड में इसको जानेंगे तो। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपके होते हैं 3। सर्जिकल की बात करेंगे तो सर्जरी यहाँ पर होती है। सर्जिकल सर्जरी कराई जाती है यहाँ पर। यदि आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है या हम बार बार मेडिसिन नहीं ले सकते हैं तो पहला एंडोस्कोपी प्रोसेस करके हम लोग डायलेट करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी प्रोसेस के द्वारा उसको डायलेट करते हैं। पहला सर्जिकल प्रोसेस कौन सी है? एंडोस्कोपी प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? उसे डायलेट करते हैं। दूसरा है मायोमैक्टोमी करते हैं। सर्जिकल मायोमैक्टोमी बोलेंगे या हेलर्स मायोमैक्टोमी बोलेंगे, एग्जाम में आती है। एक्लेशिया में कौन सी मायोमैक्टोमी करते हैं? सर्जिकल मायोमैक्टोमी करते हैं। उसका नाम क्या होता है? हेलर्स मायोमैक्टोमी या हेलर्स ऑपरेशन भी बोलते हैं। हेलर्स ऑपरेशन या हेलर्स मायोमैक्टोमी बोलते हैं। हेलर्स मायोमैक्टोमी, HELLER हेलर्स मायोमैक्टोमी कहते हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं रिमूव करते हैं मसल्स को रिमूव करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिमूव करते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि स्मूथ मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट हैं तो स्मूथ मसल्स को काट के यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या? हेलर्स मायोमैक्टोमी हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये हेलर्स मायोमैक्टोमी होती है, सर्जिकल मायोमैक्टोमी होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एग्जाम में आता कई बार, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेलर मायोमैक्टोमी। तो लगातार यदि आपका ये लोअर इसोफेजियल यहाँ पर जब स्मूथ मसल्स होंगी नहीं, कम बचेंगी, ना के बराबर बचेंगे, तो ये हमेशा ओपन रहेगा और ये डायलेटेड कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ से आपको मिल सकता है GERD। क्या मिलेगा? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मिल सकती है। और ड्यू टू इससे बचे इसके लिए यहाँ पर एक मेडिसिन साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है, PPI। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर नाम की दवा भी साथ में डॉक्टर्स यहाँ पर देते हैं ताकि GERD ना हो, क्योंकि लगातार ओपन होगा तो यहाँ पर GERD होने की संभावना होती है। तो यदि आप PPI नहीं लेंगे तो 100% आपको GERD होने की संभावना है। आगे बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होती है, एग्जाम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा एंड एक्लेशिया। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा जो होता है इसमें भी क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक वेव कम हो जाती है। एक्लेशिया में भी क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक वेव कम हो जाती है। एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर कैसा होता है? इसमें आपको कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, आपको याद रखनी है।
दोनों में पेरिस्टाल्टिक वेव कब मिलेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था बेरियम मील के बाद मैंने बताया था आपको कौन सा मोनोमेट्री करते हैं, जिसमें आपको रेस्टिंग प्रेशर जो होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रेस्टिंग प्रेशर कैसा होगा, कम मिलेगा, याद रखना है। यदि आपको रेस्टिंग प्रेशर कम मिल रहा है, इसका मतलब वो स्क्लेरोडर्मा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, स्क्लेरोडर्मा वाली मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर जीआरडी वाली हार्ड बर्न वाली जीआरडी से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, और स्क्लेरोडर्मा वाले में हम लोग क्या करेंगे, एस एक्लेशिया को डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। एंड हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्लेशिया। एक्लेशिया से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो क्या हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एग्जाम में आता है। स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, ईसोफेजाइटिस, लगातार फूड इरिटेशन के कारण होगा, डायवर्टिकुला हो जाएगा, ठीक है। डायवर्टिकुला में क्या बताया था मैंने आपको, ईसोफेगस में ऐसा सब पाउच बन जाएगा, डायवर्टिकुला हो जाएगा, डायवर्टिकुलाइटिस हो जाएगा, यहाँ पर फूड जमा रहेगा तो उसका इरिटेशन कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एस्पायरेशनल निमोनिया हो जाएगा। ये जो फूड है आपका लंग्स में चला जाएगा तो एस्पायरेशनल निमोनिया हो जाएगा, उस फूड के कारण क्या होगा, लंग्स की अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन ईसोफेगस आपको मिलता ही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन ईसोफेगस मिलेगा, एस्पायरेशनल निमोनिया मिलेगा, डायवर्टिकुलाइटिस मिल सकता है, डायवर्टिकुला फॉर्म हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, एंड आपका स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा हो सकता है। तो एक्लेशिया से कौन सा कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्लेशिया जो आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, और इसके अलावा आपके पैथोलॉजी में, सर्जरी में, मेडिसिन पार्ट में क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा यदि BHM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं मटरेमेडिका एंड ऑर्गेनो मेडिसिन का कोर्स, जिसके लिए आपको मेरे जो कोर्स है, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी, डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजी के भी आप वीडियोस देख पा रहे होंगे, जिनको पूरे वीडियो एक साथ देखने हैं तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल अमाउंट में 500 से 600 के बीच में कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे कोर्स जो वीडियोस हैं 60 to 70 80 जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और अपने पैथोलॉजी के नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक।